एक समूह गुफा में खुदाई कर रहा था। अचानक उन्हें बर्फ में कुछ फंसा हुआ मिला। उन्होंने एक बड़ा ब्लॉक काटकर उसे बाहर निकाला और फिर एक हेलीकॉप्टर उसे एक लैब में ले गया। वैज्ञानिकों ने तुरंत खुदाई की जिम्मेदार कंपनी को फैक्स भेजा, यह बताते हुए कि उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज मिली है और खुदाई रोकने को कहा। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि कोई विशेषज्ञ आए और यह अध्ययन करे कि बर्फ के अंदर क्या है। कुछ समय बाद मानव विज्ञानी स्टैनली लैब में पहुंचता है। वह आर्कटिक से अच्छी तरह परिचित है क्योंकि वह एस्किमो लोगों की संस्कृति और इतिहास का अध्ययन करता है। स्टैनली की मुलाकात डॉक्टर डायने और अन्य वैज्ञानिकों से होती है जो मानते हैं कि उन्होंने एक प्राचीन जानवर खोजा है। सन 1898 में रूसियों को एक मैमथ मिला था जिसकी कोशिकाएं अब भी जीवित थीं। इसलिए वैज्ञानिकों को इस खोज से काफी उम्मीदें हैं। जल्द ही वे बर्फ के ब्लॉक को सावधानी पूर्वक लेजर से काटते हैं, परत दर परत, ताकि जीव को नुकसान न पहुंचे। सबको हैरानी होती है जब वे देखते हैं कि बर्फ के अंदर कोई जानवर नहीं बल्कि एक निएंडरथल है। स्टैनली उसकी बनावट का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि वह 20 से 40 हजार साल पहले का एक शिकारी है। वह उसे और करीब से देखना चाहता है, लेकिन डायने समझाती है कि योजना यह है कि आदमी के शरीर को टुकड़ों में काटकर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में भेजा जाए। बाद में वैज्ञानिक निएंडरथल को डीफ्रॉस्ट करते हैं, उसके कपड़े और औजार हटाते हैं और ऊतक के नमूने लेना शुरू करते हैं। वे उसकी धमनियों में एक बाईपास लगाते हैं और इलेक्ट्रोड से उसके दिमाग की निगरानी करते हैं। परीक्षण से पता चलता है कि निएंडरथल के अंग और कोशिकाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। डायने का मानना है कि प्राचीन इंसानों में क्रायोप्रोटेक्टर्स थे, खास कोशिकाएं जो जमने से बचाती थीं। जांच जारी रखते हुए वैज्ञानिक चौंक जाते हैं जब वे निएंडरथल के मस्तिष्क में हलचल महसूस करते हैं। वे आदमी को जीवित करने की कोशिश करने का फैसला करते हैं, इसलिए वे उसे इंटुबेट करते हैं और उसे डिफाइब्रिलेटर से झटके देते हैं जब तक कि उसका दिल मजबूत धड़कने न लगे। जब वह स्थिर हो जाता है तो वे ट्यूब हटाते हैं और निएंडरथल जागने लगता है। वह माहौल, आवाजों और मास्क पहने चेहरों से घबरा जाता है और घबराने लगता है। स्टैनली अपना मास्क हटाता है और इंसानी चेहरा देखकर निएंडरथल थोड़ा शांत हो जाता है, जिससे वैज्ञानिक उसे इंजेक्शन देकर सुलाने में सफल होते हैं। ब्लोको बाद में टीम आदमी के भविष्य पर चर्चा करती है। पहले से ही नोबेल पुरस्कार जीतने का सपना देख रही है। आर्कटिक की टीम एक ऐसा क्रायो प्रोटेक्टर विकसित करने की कोशिश कर रही है जो कैंसर के मरीजों को फ्रीज कर सके और इलाज मिलने पर उन्हें दोबारा जीवित किया जा सके। लेकिन अब जब उनके पास निएंडरथल है, वे मानते हैं कि वे अमृता का रहस्य खोज सकते हैं। स्टैनली इस विचार का विरोध करता है, यह कहते हुए कि इंसानों को हमेशा नहीं जीना चाहिए और दुनिया पहले से ही बहुत अधिक भरी हुई है। स्टैनली की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है और वैज्ञानिक सहमत होते हैं कि फिलहाल प्रेस को कुछ न बताया जाए ताकि निएंडरथल किसी सेलिब्रिटी में न बदल जाए। फिर स्टैनली सुझाव देता है कि उसे प्राकृतिक वातावरण में रखा जाए जिससे उनके लिए प्राचीन काल के बारे में अधिक जानना संभव हो सके। काफी बहस के बाद वह टीम को 2 हफ्ते का समय देने के लिए मना लेता है ताकि वह अपनी रिसर्च कर सके। जल्द ही एक विशेष वाइवेरियम तैयार किया जाता है और निएंडरथल को उसके अंदर रखा जाता है। जब वह जागता है तो निएंडरथल को आसपास का माहौल परिचित लगता है और वह अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या शुरू करता है। वह प्यास बुझाने के लिए फलों का रस पीता है और अंडे चुराने के लिए एक घोंसले से चिड़िया को उड़ाता है। रात में वह पत्थरों से आग जलाता है और अपना खाना पकाता है। सुबह वह झरने के नीचे नहाता है और फिर खुद से बनाई गई भाला लेकर शिकार पर जाता है। वह अलग अलग ध्वनियां निकालता है जिससे एक जंगली सुअर आकर्षित होता है जो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। गुफावासी आखिरी पल में जंगली सुअर से बच जाता है और जानवर चट्टानों के बीच फंस जाता है जिससे उसे मारना आसान हो जाता है। बाद में जब वह मछली पकड़ रहा होता है तो गलती से उसे एक पाइप मिलती है और जब वह उसका सिरा तोड़ता है तो धातु देखकर चकरा जाता है। वह सूंघता और चखता है, फिर पाइप को जमीन से खींचते हुए उसके स्रोत तक पहुंचता है, एक धातु का दरवाजा। वह उसे हिलाता है और खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वैज्ञानिक भागकर दूसरा दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि वह अंदर न आ सके। लैब में बंद प्राणी गरजने लगते हैं और वैज्ञानिक शोर मचाकर उसे डराने की कोशिश करते हैं। गुस्से में निएंडरथल झरने पर चढ़ता है और पानी की आपूर्ति करने वाली मशीन तक पहुंचता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है, साथ ही दीवारों पर भी वार करता है। तभी एक वैज्ञानिक व्यवहारियम में घुसकर उस पर बेहोशी का डांट मारता है। वे उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन रूम ले जाते हैं जहां वे उसके शरीर से नमूने लेने का अपना मूल योजना को पूरा करना चाहते हैं। स्टैनली घबरा जाता है और सबको याद दिलाता है कि उसके 2 हफ्ते अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन डायने उसे हालात को स्वीकार करने के लिए कहती है। रात में स्टैनली डायने को एक वीडियो दिखाता है जिसमें अलग अलग जनजातियां आग के ऊपर नाच रही होती हैं, लेकिन डायने इसे सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल ब्लॉकेज बताती है। स्टैनली बताता है कि यह दर्द की अनुपस्थिति को समझा सकता है, लेकिन यह नहीं
नहीं कि उनकी त्वचा पर फफोले क्यों नहीं होते। फिर वह वीडियो को आगे बढ़ाता है जहां एक आदिवासी आदमी अपने दोस्त के चेहरे में सुइयां चुभो रहा होता है लेकिन खून नहीं निकलता। स्टैनली को लगता है कि वे कोई ऐसा केमिकल बनाते हैं जो ऊतकों को बचाता है। वह मानता है कि निएंडरथल के शरीर में भी ऐसा कोई पदार्थ बनता होगा और वह डायने को उसे थोड़ा और अध्ययन करने के लिए मना लेता है। जैसे ही निएंडरथल वापस विवारियम में लौटता है, स्टैनली भी उसके पीछे बिना किसी हथियार या चीज के जाता है ताकि वह डरे नहीं। सतर्क गुफावासी भागने लगता है, गुर्राता है और चिल्लाता है, अपने बचाव के लिए छिपने की जगह ढूंढता है। स्टैनली डरा हुआ है लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है जब तक कि वे आमने सामने नहीं आ जाते। कुछ देर झिझकने के बाद निएंडरथल स्टैनली पर कूदता है और पत्थर से हमला करने ही वाला होता है, लेकिन ऊपर से एक वैज्ञानिक की चीख उसे विचलित कर देती है। चूंकि स्टैनली खुद का बचाव नहीं करता, निएंडरथल पत्थर गिरा देता है। फिर वह स्टैनली को करीब से देखता है और उसके शरीर की बनावट को अपने से अलग पाता है। वह स्टैनली के मुंह में उंगलियां डालता है, उसके कपड़े खींचता है और उसकी कमर पकड़कर यह जांचता है कि कहीं उसके शरीर में कोई कमी तो नहीं है। स्टैनली दर्द से चिल्लाता है जिससे निएंडरथल पीछे हट जाता है। फिर वह खुद को अर्रू कहकर पहचान देता है जिसे स्टैनली बदलकर चार्ली रख देता है। इसके बदले स्टैनली चार्ली को अपना नाम कहना सिखाता है और उसे हंसाता भी है। जब स्टैनली चार्ली के सीने पर घाव के निशान देखता है तो वह इसके बारे में पूछता है। चार्ली उन्हें बेतह कहता है और ऊपर इशारा करता है। घावों का आकार और चार्ली के इशारे देखकर स्टैनली अंदाजा लगाता है कि उसका मतलब पक्षी हो सकता है। चार्ली स्टैनली की क्रॉस वाली चेन चुरा लेता है, उसे चबाता है और फिर कुछ शब्द दोहराने और हाथ से इशारे करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैनली समझ नहीं पाता कि वह क्या कहना चाहता है। अगले दिन भाषा विशेषज्ञ मेबेल आती है और स्टैनली उसे अपनी और निएंडरथल की बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाता है। मेबेल कहती है कि इसे पूरी तरह समझने के लिए और जानकारी की जरूरत होगी। इसके बाद स्टैनली चार्ली के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है और उसकी भाषा में कई सामान्य शब्द सीखता है, जैसे पत्थर, मेंढक और हड्डी। चार्ली भी अपने खाने का कुछ हिस्सा स्टैनली को देता है। बदले में स्टैनली उसे अंग्रेजी के कुछ आसान शब्द सिखाता है। मेबेल कैमरों से सब कुछ देखती है और चार्ली के विशाल शब्दकोश से प्रभावित होती है। एक रात जब वे आग के पास बैठे होते हैं, स्टैनली एक गाना गाने लगता है। चार्ली को यह पसंद आता है और वह उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी हड्डियों से खेलते हुए चार्ली खुश होकर कुछ आवाजें निकालता है और सुर में गाने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद वैज्ञानिक एक बार फिर चार्ली को बेहोश करके नमूने लेने और एक नया प्रयोग शुरू करने का फैसला करते हैं। वे उसे एक विशेष कक्ष में रखते हैं जहां तापमान बेहद कम किया जाता है, यह देखने के लिए कि क्या उसके शरीर में क्रायो प्रोटेक्टिव प्रक्रिया सक्रिय होती है जिससे नमूने निकालना आसान हो। स्टैनली इसका विरोध करता रहता है, यह कहते हुए कि वे चार्ली को मार रहे हैं और वह एक प्रयोगशाला के चूहे की तरह व्यवहार किए जाने के लायक नहीं है। ओह, चार्ली का दिल धीरे धीरे धीमा होने लगता है और वैज्ञानिकों को उसे वहां से निकालना पड़ता है। फिर विवेरियम में चार्ली स्टैनली से गुस्से में चिल्लाता रहता है क्योंकि उसे प्रयोग और नई निशान पसंद नहीं है। अचानक वह कूदता है और स्टैनली पर हमला करने का ढोंग करता है, अपनी भाला के साथ जमीन पर मारता है और फिर उसे अपने सीने की ओर इशारा करता है। वह स्टैनली से अपनी जान लेने में मदद की गुहार लगाता है पर स्टैनली मना कर देता है। कुछ झगड़े के बाद स्टैनली विवेरियम से बाहर निकल जाता है। बाद में निजी तौर पर स्टैनली डायने से मदद मांगता है। वह समझाता है कि सारे अध्ययन धीरे धीरे चार्ली को दूर ले जा रहे हैं जिससे उसके साथ संपर्क टूट रहा है। स्टैनली चाहता है कि डायने उसके साथ विवेरियम जाए क्योंकि उसे लगता है कि एक औरत की मौजूदगी से चार्ली शांत हो सकता है। जब दोनों विवेरियम में प्रवेश करते हैं तो चार्ली के हाथ जख्मी होते हैं और वह अपनी निशानों में से एक पक्षी का चित्र जमीन पर पत्थर के पाउडर से बना रहा होता है। डायने बहुत घबरा जाती है और डर जाती है जब चार्ली तुरंत उसके पास दौड़ता है ताकि उसे अच्छी तरह देख सके। थोड़ी देर उसकी खुशबू लेने के बाद वह अपना खाना डायने के साथ बांटता है जिसे डायने अपमानित न करने के लिए खा लेती है, भले ही वह कीड़ों से बना हो। फिर चार्ली डायने को छूना शुरू करता है। शुरुआत में दोस्ताना रहता है लेकिन जल्दी ही उसकी अंडरवियर की तरफ भी देखने लगता है। स्टैनली तुरंत उसे रोक देता है और दोनों आदमी एक दूसरे पर चिल्लाते हैं जिससे स्टैनली को निएंडरथल शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि चार्ली पीछे हट जाए। इसके बाद चार्ली अपनी गुफा से कुछ चीजें लाता है ताकि डायने के बदले में बदल सके, लेकिन स्टैनली मना कर देता है। डायने को देखकर चार्ली दुखी हो जाता है और वह एक ही शब्द को कई बार दोहराने लगता है। जब मेबल इसे जांचती है तो उसे लगता है कि उसने चार्ली का औरत के लिए शब्द खोज लिया है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे वह समझ नहीं पाती। स्टैनली और डायने चार्ली से शब्दों को समझाने के लिए कहते हैं और वह जमीन पर कुछ चित्र बनाता है जिससे पता चलता है कि उसकी एक पत्नी और बच्चे थे। चार्ली विवेरियम में
दौड़ने लगता है इन शब्दों को दोहराते हुए, और डायने समझ जाती है कि वह पूछ रहा है कि उसका परिवार कहाँ है। यह पल तभी टूट जाता है जब एक हेलीकॉप्टर ऊपर आ जाता है। क्योंकि छत कांच की है, चार्ली उसे देखता है और घबराने लगता है। वह चट्टानों पर चढ़ने लगता है जबकि बेताह दोहराता है जो उसका पक्षी वाला शब्द है। वैज्ञानिक तुरंत हेलीकॉप्टर से दूर जाने को कहते हैं, लेकिन चार्ली शांत नहीं होता। वह विवेरियम के शीर्ष तक चढ़ जाता है, छत की ओर बेताह चिल्लाता है। कुछ समय बाद स्टैनली एक एस्किमो जनजाति से मिलता है और चार्ली से सुने गए शब्दों को साझा करता है जिन्हें वो लोग पहचान लेते हैं। स्टैनली तुरंत प्रयोगशाला वापस जाता है ताकि डायने के साथ अपनी खोज साझा कर सके। बेताह का मतलब सेडना है, एक महान पक्षी की कथा जो भगवान का दूत है और लोगों को उनके व्यवहार के अनुसार आकाश या नर्क में ले जाता है। वह सोचता है कि चार्ली की जनजाति तब खत्म हो गई जब चुंबकीय ध्रुव बदल गया और क्षेत्र के सभी जानवर मर गए। संभवतः चार्ली को लगा कि यह भगवान का सजा है और वह आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा, पक्षी को खोजने और जानवरों के लौट आने के बदले में खुद को अर्पित करने के लिए। अब चार्ली मानता है कि हेलीकॉप्टर सेडना है, इसलिए उसे शांत करना मुमकिन नहीं है। 34 घंटे बाद चार्ली अपने सारे कपड़े, उपकरण और स्टैनली द्वारा पिछले दिनों दिए गए कई सजावटी सामान पहनता है। वह फल मसल कर पेंट की तरह अपनी त्वचा सजाने के लिए इस्तेमाल करता है। चार्ली कभी गाना नहीं छोड़ता, जाहिर है कि वह अपने भगवान के लौट आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जब भी स्टैनली विवेरियम में प्रवेश करता है, चार्ली छुप जाता है जब तक कि वह चला न जाए और बातचीत करने से इनकार कर देता है। एक दोपहर चार्ली सीढ़ियां चढ़ता है और स्टैनली को कई बार देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसे बटन दबाना है। वह प्रयोगशाला में घुस जाता है और सावधानी से फिसलता है, सुनिश्चित करते हुए कि वैज्ञानिक उसे न देख सकें। एक खाली गली में पहुंचने पर वह एक आईना पाता है और अपने ही प्रतिबिंब पर गुर्राने लगता है। उसे लगता है कि दूसरा आदमी उसे चुनौती दे रहा है, इसलिए चार्ली अपनी भाला से आईना तोड़ देता है। फिर वह स्पीकर से एक आवाज सुनता है और डर के मारे गली से दौड़ता हुआ उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां प्रयोगशाला के सभी जानवर मौजूद हैं। जब वह पक्षी को देखता है तो भालू गरजता है, फिर चार्ली चलता रहता है। जब वह अगले गलियारे को पकड़ने की कोशिश करता है तो वह कांच के दरवाजों से टकराता है। वह जल्दी से फिर से कोशिश करता है और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जिससे वह दूसरी कक्ष में प्रवेश कर जाता है। उस समय वह एक चलते वाहन की आवाज सुनकर डर जाता है तो एक कॉपियर के पीछे छिप जाता है, लेकिन चार्ली गलती से उसे चालू कर देता है और फिर से डर जाता है। फिर वह दौड़ना शुरू कर देता है। लिफ्ट से डरने के बाद वह एक प्रयोगशाला में प्रवेश करता है और एक एसिड से भरी बोतल तोड़ देता है, जिससे उसकी हाथ थोड़ी जल जाती है। उस समय वैज्ञानिक लाइट बंद कर देते हैं, जिससे चार्ली पैनिक में आ जाता है। वह फर्नीचर पर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन लगातार फिसलता रहता है और उपकरण तोड़ता रहता है। एक वैज्ञानिक उस शोर को सुनता है, कमरे में प्रवेश करता है और फिर से लाइट चला देता है। चार्ली फिर से डर जाता है और तुरंत हमला कर देता है, अपनी भाला से उस आदमी को मार देता है। फिर चार्ली फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। अचानक अलार्म सुनकर पूरी तरह से बेबसी में हो जाता है। वह एक रैंडम दरवाजे से गुजरता है और एक सुरंग पाता है जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है ठंडी होती जाती है। जब उसे इमरजेंसी का रास्ता मिलता है तो वह जल्दी से उसे पार करता है और आखिरकार बाहर आ जाता है। वह हेलीकॉप्टर देखता है और उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन पायलट उसे स्की से टक्कर मारकर गिरा देता है। अंत में वैज्ञानिक दिखाई देते हैं, चार्ली को बचाते हैं और उसे वापस अंदर ले जाते हैं। कुछ समय बाद वे एक्स-रे देखते हैं जो पुष्टि करते हैं कि चार्ली की हड्डियां टूटी नहीं हैं और ना ही उसके सिर में चोट है। वैज्ञानिक स्टैनली से बहुत नाराज हो जाते हैं और उसकी रिसर्च को अपने साथी की मौत का दोष देते हैं। वे घोषणा करते हैं कि प्रयोग समाप्त हो चुके हैं और चार्ली को दूसरी संस्था में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। स्टैनली समझाने की कोशिश करता है कि अगर चार्ली को पिंजरे में रखा जाए तो वह मर जाएगा, लेकिन उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हार मानने से इनकार करते हुए वह चुपके से दरवाजे के गार्ड के साथ एक समझौता कर लेता है। जल्दी ही स्टैनली कई खालों के साथ विवेरियम में प्रवेश करता है। जैसे ही चार्ली को ठंड से ठीक से बचा लिया जाता है, स्टैनली उसे बाहर घुमाने ले जाता है। वैज्ञानिक महसूस करते हैं कि वे गायब हो गए हैं और उनकी पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगते हैं। जैसे जैसे दोनों चलते रहते हैं, बर्फ की चादरें गिरने लगती हैं और अचानक जमीन में एक दरार खुल जाती है जो स्टैनली और चार्ली को अलग कर देती है। जब हेलीकॉप्टर अंततः उन्हें ढूंढ लेता है तो चार्ली उत्साहित हो जाता है और कूदने से पहले जोर से बीता चिल्लाता है। वह हेलीकॉप्टर के स्की पर पकड़ बनाए रख पाता है और उड़ान के दौरान खुश होकर गाता रहता है। एक पायलट उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तब चार्ली स्की छोड़ देता है और गिर जाता है। कुछ किलोमीटर स्लाइड करता है, एक आश्चर्यजनक अच्छे मूड में, फिर अंत में अपनी जगह पा लेता है।